तो सबसे पहले तो आप हेडिंग लगाओ भाई, नीति शास्त्र, एथिक्स। इंग्लिश मीडियम वाला तो कोई नहीं है ना? ये भी बढ़िया है। अपन राजस्थान वालों को तो फोबिया है अंग्रेजी से, है ना? चलो भाई, एथिक्स का सिलेबस अपन सबसे पहले देखेंगे, ठीक है ना? आपको आपका सिलेबस याद होना जरूरी है ना? अगर आपको आपका सिलेबस याद है तो ये मान के चलो कि आपका 50% सिलेक्शन हो गया। और यदि आपको सिलेबस ही याद नहीं है तो फिर आप क्या पढ़ रहे हो? हवाई फायर नहीं करना, अंधी बंदूक नहीं चलानी है। पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि मुझे क्या नहीं पढ़ना है। और आरएस के अंदर यही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। स्टूडेंट्स ये सब को पता होता है कि मुझे क्या पढ़ना है, लेकिन वो सेलेक्ट नहीं होते। सेलेक्ट वही होता है जो सेलेक्टेड पढ़ता है। सेलेक्ट वही होता है जिसको ये पता होता है कि मुझे क्या नहीं पढ़ना है। इसके लिए आपको टू दी पॉइंट चलना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलना पड़ेगा। क्योंकि आप ये जो सिलेबस जो है ना, ये भी आपका सिलेबस एक तरह का सागर है, सागर समुद्र है। इस सागर से अपने को मोती निकालना है। क्या निकालना है? मोती। मोती जानो? जानो? हाँ जी। तो एक बार अपन सिलेबस देख लेते हैं सबसे पहले। हाँ जी, मैं मेरी लैंग्वेज के अंदर लिखाऊंगा आपको। सबसे पहले जैसे अपन पॉइंट की बात करें, इसको पकड़ना। अरे बढ़िया हुआ, पानी गिरना चाहिए, ये शुभ होता है। शुभ होता है ना? फूट गई, वाह, ये और शुभ हो गया। चलो यार थोड़ा सा इसको, चलो भाई, अपने को इसके अंदर पढ़ना एक तो आपके नीति शास्त्र, नीति शास्त्र एवं मानवीय मूल्य। क्या पढ़ना है इसके अंदर? नीति शास्त्र एवं मानवीय मूल्य। अपने को देखनी है इस नीति शास्त्र की डेफिनेशन। हम देखेंगे कि नीति शास्त्र क्या होता है, एथिक्स क्या है, व्हाट इज एथिक्स, व्हाट इज ह्यूमन वैल्यूज। सीधा सीधा प्रश्न आता है कि नीति शास्त्र किसे कहते हैं। सीधा सीधा प्रश्न आएगा, मानवीय मूल्यों को परिभाषित कीजिए। मानवीय मूल्य क्या है? मानवीय मूल्यों की विशेषता बताइए। कौन कौन से मानवीय मूल्य है ना? ये इस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न आएंगे। जैसे हम पढ़ेंगे ना वैसा आपको समझ में आ जाएगा। फिर अपन बात करें आपके, तो दूसरा अपन बात करेंगे कभी इसके अंदर और क्या आता है आपके। तो एक तो अपन बात करेंगे आपके महापुरुषों। महापुरुष जानते हो ना किनको बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो महापुरुषों, समाज सुधारकों एवं प्रशासकों के जीवन से प्राप्त शिक्षाएं। प्रशासकों के जीवन से प्राप्त शिक्षाएं। जैसे गांधी जी कौन है? महापुरुष है? नहीं है? फिर अपन बात करें आपके, जैसे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, विवेकानंद हो गए, दयानंद सरस्वती हो गए, अरविंदो घोष हो गए। इन सब के बारे में अपन को पढ़ना है, महापुरुषों के बारे में। फिर जो भी सोशल रिफॉर्मर है उन्होंने क्या क्या समाज सुधार किए उनके बारे में पढ़ना है। और जो बड़े बड़े जैसे प्रशासक हुए, कोई बड़ा ऐसे आईएएस रहा जिसने कोई अच्छे काम किए, या कोई मान लो डीआरडीओ का अध्यक्ष रहा, कोई मान लो इसरो का अध्यक्ष रहा, उसने क्या काम किए और उससे अपन क्या सीखते हैं, वो अपने को पढ़ना है इसके अंदर। सीधा सीधा आएगा प्रश्न आपके 5 नंबर का, है ना? कभी के आप महापुरुषों से जो है आप क्या शिक्षा प्राप्त करते हो, महापुरुषों से प्राप्त होने वाली शिक्षाओं का उल्लेख कीजिए। फिर और बताओ, देखिए भाई सिलेबस किसी को भी याद नहीं है आप में से? कोई देख करके भी नहीं आया? हाँ। और अपन बात करें ना तो भाई परिवार, सामाजिक एवं शैक्षणिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक, परिवार, सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं का मूल्य निर्माण में योगदान। इनका मूल्य निर्माण में योगदान, है ना? मैं मेरी भाषा में आपको लिखवाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि मूल्यों के निर्माण के अंदर फैमिली का क्या रोल रहता है ना? आपके जो समाज है उसका क्या रोल रहता है, और आपके स्कूल का क्या रोल रहता है। मतलब स्कूल में क्या सीखते हैं, परिवार में क्या सीखते हैं, समाज में क्या सीखते हैं। ये बेसिक बातें जो आप सीखे हो, अपने घर से क्या सीखा आपने, पता है ना? वो सारी चीजें हैं। फिर अपन बात करें आपके नैतिक संप्रति, नैतिक संप्रति। और इस नैतिक संप्रति के अंदर अपन बात करेंगे तो इसके अंदर अपने को पढ़ना है कि भाई के रीत क्या होता है। हम बात करेंगे ऋण क्या होता है, हम बात करेंगे आपके शुभ क्या होता है, हम बात करेंगे आपके सद्गुण क्या होता है, हम बात करेंगे आपके कर्तव्य क्या होता है। ठीक है ना?
रित, ऋण, शुभ, सद्गुण, कर्तव्य, इनकी डेफिनेशन आएगी आपके सीधे 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 अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। आप देख लेना, पुराने पेपर उठाओगे ना, आपको पता चल जाएगा। और जैसे जैसे हम एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे ना, ये सारे अर्थ आपको स्पष्ट करता जाऊंगा, क्योंकि अभी तो मैं एकदम से बता नहीं सकता हूं, ठीक है। और फिर अपन बात करें आपके, तो फिर बताओ, देखिए मुझे, निजी निजी एवं सार्वजनिक संबंधों में नीतिशास्त्र की भूमिका। निजी एवं सार्वजनिक संबंधों में किनकी भूमिका? तो निजी एवं सार्वजनिक संबंधों में नीतिशास्त्र की भूमिका। और इसके अंदर क्या पढ़ना आपको? प्रशासकों का नैतिक आचरण। कभी कभी एक प्रशासक का आचरण कैसा होना चाहिए, व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये अपने को देखना है ना। प्रशासकों का नैतिक आचरण होना चाहिए, उसके क्या वैल्यूज होने चाहिए, राजनीतिक अभिवृत्ति क्या होनी चाहिए उसकी, और फिर अपन बात करें सत्यनिष्ठा का दार्शनिक आधार। सीधा सीधा प्रश्न आएगा एग्जाम के अंदर। एक बार ये सिलेबस लिख लो, फिर धीरे धीरे करके आपको सब कुछ बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। एक बार ये 5 पॉइंट लिखो, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। अभी क्या क्या सब्जेक्ट चल रहे हैं आपके? इकोनॉमिक्स चल रही है, और क्या चल रही है? हिंदी चल रही है। हिंदी का तो पता है ना, 120 नंबर, सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट हिंदी है। सबसे पहले तो सिलेबस याद कर लेना। और आज जो सिलेबस लिखवा रहा हूँ ना मैं, ये सिलेबस आप सबको कल तक याद हो जाना चाहिए, है ना। कल से अपन पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रोडक्टरी क्लास है आज तो आज के इस इंट्रोडक्शन में आपको ये तो याद हो जाना चाहिए कम से कम सिलेबस। खड़ा कर करके पूछूंगा, एक एक को ध्यान रखना। कल लिख लिया सभी ने? चला आगे, चले भाई आगे। हाँ जी, फिर अपन आगे बात करें। पानी नीचे गिरा देखिए। भगवत गीता का नीति शास्त्र। भगवत गीता का नीति शास्त्र एवं प्रशासन में इसकी भूमिका। अब देख लो, गीता पढ़ेंगे अपन इसके अंदर। गीता कभी सुनी है आपने? अच्छा, कहां पर सुनी? हाँ जी भाई साहब। भगवत गीता का नीति शास्त्र एवं प्रशासन में इसकी भूमिका, और गांधी जी का नीति शास्त्र पढ़ेंगे अपन। गांधी जी का नीति शास्त्र, और क्या पढ़ेंगे बोलो? हाँ जी, भारतीय एवं विश्व के नैतिक चिंतन एवं दार्शनिकों का योगदान। भारत और विश्व के जो नैतिक चिंतन है ना, भारतीय एवं विश्व के नैतिक चिंतकों एवं दार्शनिकों का योगदान। कौन कौन है, मैं थोड़ा थोड़ा अभी मैं आउटलाइन बता दूंगा आपको एक बार लिखवाने के बाद। फिर अपन बात करें आपके, तो बताओ भाई, और क्या आपके प्रशासन में? हाँ जी, प्रशासन में नैतिक चिंताएं, और क्या आपके द्वंद्व, और क्या आपके चुनौतियां, चैलेंजेज, और बताओ, बोलो। हाँ जी, नैतिक निर्णय, वेल डन। नैतिक निर्णय प्रक्रिया में
योगदान रखने वाले कारक। जैसे आपके मानवीय चिंताएं, ठीक है ना। और बोलो, देखिए इसके अंदर और क्या आएगा, सामाजिक चिंता है, और क्या आएगा, सोशल जस्टिस, और बोलो, हाँ जी। तो इसके अंदर जो आपके टेंशन्स जो है ना, मानवीय चिंताएं हैं, सामाजिक न्याय है, एक आपके आचार संहिता है, नैतिक आचार संहिता पूरा ही लिख लूं मैं, और एक है आपके केस स्टडी। अब एक बार लिखो और एक बार मैं इस सिलेबस को समझा दूं आपको, और फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। ठीक है, एक बार लिखो और फिर मैं सिलेबस समझा दूं और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। लिख लिया सभी ने सिलेबस। इस सिलेबस को याद करेंगे धीरे धीरे। एक बार अपन इस सिलेबस को समझ लेते हैं। अब देखो भाई, अब थोड़ा सा ध्यान देना। अपना सब्जेक्ट है एथिक्स, 65 नंबर का मान के चलो आप। लगभग कितने नंबर का है, 65 नंबर का आपका एथिक्स है। और ज़्यादा कोई बड़ा नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि भाई कि साइंस जितना पढ़ना है इसको, या ज्योग्राफी और हिस्ट्री जितना इसको नहीं पढ़ना, और उनसे ज़्यादा ईजी है। दिक्कत यह है कि अपन इसको पढ़ते ही नहीं है, पहली बार पढ़ रहे हो और ऐसा लगता है कि यार ये तो कभी नाम सुना ही नहीं अपन ने, ना ही अपने स्कूल लाइफ के अंदर ये सब्जेक्ट आया, ना ही कोचिंग के अंदर आया, ना ही कॉलेज के अंदर आया। पहली बार पढ़ रहे हो, है ना। आरएस के अंदर, आईएएस के अंदर ही इस प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं। हर एक प्रशासक के लिए एथिक्स सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है। ये आपके है तो 65 नंबर का, लेकिन आप ये मान के चलो का आपको लगभग 125 नंबर दिला के जाएगा अगर ये सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग हो गया। क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे गोल्डन स्टेटमेंट्स आपको समझने होंगे, याद करने होंगे। गांधी जी के वाक्य, अलग अलग महान महान दार्शनिकों के जो विचार है वो अपन याद करेंगे। तो अपनी जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी जो है ना वो स्ट्रांग हो जाएगी, अपनी जो डिक्शनरी है ना वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आप हिंदी के अंदर ऐसे लिखोगे तो इनके स्टेटमेंट काम आएंगे, इंग्लिश के अंदर भी इनके स्टेटमेंट बहुत सारे काम आएंगे, और एथिक्स तो काम आएगी आएगी। फोर्थ पेपर के अंदर भी ये सब्जेक्ट आपका हेल्प करेगा, सहयोग करेगा। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसे अपन बात करें, सबसे पहले तो अपन पढ़ेंगे नीति शास्त्र और मानवीय मूल्य। अभी इसको पढ़ेंगे ना, तो इसको तो स्टार्ट कर ही देंगे आज, तो इसके ऊपर डिस्कस ना करते हुए हम दूसरे वाले पॉइंट पर आते हैं कि महापुरुषों, समाज सुधारकों एवं प्रशासकों के जीवन से प्राप्त शिक्षाएं। देखो भाई, शिक्षक हमारे समाज का रोल मॉडल होता है। हम परिवार में भी हम पहला जो शिक्षक है वो किसको मानते हैं, अपनी मम्मी को मानते हैं। पहली शिक्षिका अपनी मम्मी होती है ना। प्राइमरी जो टीचर है, प्राइमरी एजेंट जो है वो आपके फैमिली होता है, ठीक है ना। तो परिवार के अंदर आप क्या क्या सीखते हो, परिवार से, वहाँ के परिवार के सदस्यों से आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव आते हैं, क्या क्या संस्कार आते हैं, समाज से आप क्या क्या सीखते हो। और फिर अपन बात करेंगे जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो आपके प्रशासक है, लीडर्स है, उनसे आप क्या क्या सीखते हो, है ना। तो सीधा सीधा प्रश्न आएगा कि भाई के आप जो है प्रशासकों के जीवन से जो है क्या क्या आप मोटिवेशंस या अभिप्रेरणाएं ग्रहण करते हो, ये आपको सीधा पूछा जाएगा, ठीक है ना। हर महापुरुष को पढ़ेंगे, हर उसके महान कार्यों को पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद हमें पता चलेगा कि भाई के इससे अपन ने ये सीखा। वो तो पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। फिर अपन बात करें फैमिली से, फैमिली से आप क्या सीखते हो वो तो अपन बात कर ही चुके हैं। और सामाजिक और शैक्षणिक संस्थाओं से, भाई समाज से क्या सीखोगे आप, और आपके स्कूल से क्या सीखोगे। स्कूल से भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, कोचिंग से भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हो ना। तो मेन अपन बात करेंगे फैमिली और हमारी सोसाइटी और अपने स्कूल, यहाँ से क्या क्या सीखते हो आप। फिर अपन बात करेंगे कि रित क्या होता है, रित का मतलब क्या होता है। फिर अपन बात करेंगे ऋण क्या होता है, शुभ किसको बोलते हैं, अशुभ किसको बोलते हैं, सद्गुण किसको बोलते हैं, कर्तव्य क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर
चाहे हमारी पर्सनल लाइफ हो, चाहे फिर अपनी पब्लिक लाइफ हो, चाहे प्राइवेट लाइफ हो, चाहे पब्लिक लाइफ हो, उसके अंदर एथिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। फिर अपन बात करें एक कलेक्टर है या एक आरएस है ना, तो उसका आचरण कैसा होना चाहिए, ठीक है। और फिर अपन बात करें उसकी राजनीतिक अभिवृत्ति क्या होना चाहिए, क्या एक आरएस को या एक आईएएस को किसी पार्टी का पक्ष लेना चाहिए या फिर न्यूट्रल रहना चाहिए, बोलो न्यूट्रल रहना चाहिए ना। ये सारी चीजें देखेंगे, बहुत मजा आएगा इस सब्जेक्ट के अंदर, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। फिर अपन बात करें सत्यनिष्ठा का दार्शनिक आधार, कभी कि किस प्रकार से जो है व्यक्ति जो है वो एक सत्य का जो है वो अपन क्या बोलते हैं पुरोधा बन करके काम करे। फिर भगवत गीता, पूरी की पूरी महाभारत होगी यहाँ पर, हर सबसे शानदार टॉपिक है, बहुत मजेदार टॉपिक है। और हम गीता को यद्यपि धार्मिक ग्रंथ के रूप में मानते हैं, लेकिन गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं है। गीता सभी धर्मों के लोगों के लिए एक अनिवार्य, यूं कहूं मैं कि अनिवार्य सब्जेक्ट है जिसको सबको पढ़ना चाहिए, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हम जब गीता पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि गीता कितना इंपॉर्टेंट है। और आपके सिविल जो सर्वेंट की जो है या जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं आप जैसे लोग, आपके जीवन में क्या क्या इंपॉर्टेंस, क्या क्या अच्छी अच्छी चीज़ें इस गीता से सीखने को मिलेगी, किस प्रकार से लीडरशिप डेवलप कर पाओगे, किस प्रकार से कर्तव्य निर्वहन कर पाओगे, किस प्रकार से कार्य करोगे, ये सब आपको गीता सिखाएगी। फिर गांधी जी, बापू का नीति शास्त्र अपन पढ़ेंगे। फिर अपन भारतीय और विश्व के नैतिक चिंतकों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे अपन विश्व के नैतिक चिंतकों में जैसे अरस्तु पढ़ेंगे, सुकरात पढ़ेंगे, प्लेटो पढ़ेंगे, है ना, आपके कांट पढ़ेंगे, बड़े बड़े जो आपके मील पढ़ेंगे, बेंथम पढ़ेंगे, बड़े बड़े जो आपके जितने भी दार्शनिक हुए हैं, विचारक हुए हैं ना, उनके बारे में पढ़ेंगे और उनसे हम क्या क्या शिक्षा ग्रहण करते हैं वो चीज़ें भी पढ़ेंगे अपन। फिर अपन बात करेंगे कि भाई प्रशासन में नैतिक चिंताएं। देखो भाई, आप जब भी प्रशासनिक अधिकारी बनोगे तो आपके जीवन में तनाव आएगा, टेंशन आएगी। आप ये मत सोच लेना कि अभी हमारे जीवन के अंदर समस्याएं हैं, मैं आरएस बन गया या मैं आरएस बन गई, फिर जीवन में खूब मजा है। असली चेतावनियां या यूं कहूं मैं असली चुनौतियां जो है ना आपके जीवन में आरएस बनने के बाद प्रारंभ होगी। आपका असली संघर्ष होगा आरएस बनने के बाद। ये तो बहुत सामान्य संघर्ष है, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि भाई के ये कंफर्ट जोन में कभी मत आना। कंफर्ट जोन समझते हो ना, आप जिस रास्ते पर चल रहे हो, जो आरएस वाला जो रास्ता है ना, इस रास्ते पर कम से कम आप ये मान करके चले कि आपको 6 से 7 घंटा जब तक एग्जाम नहीं होता है ना खुद के लिए निकालना। 5 से 6 घंटा 7 घंटा जो भी कोचिंग होती है उसके अलावा 6 से 7 घंटा खुद के लिए निकालना है, ठीक है ना। और संघर्ष पथ पर चलना है, इस अग्निपथ पर चलना है, तभी आपको अपनी मंजिलें मिलेगी। तो चिंताएं आती है हमारे जीवन में, बहुत सारी चिंताएं आती है, ठीक है ना। और फिर द्वंद्व भी आता है, मतलब आपके अंदर जो है ना, आपके अंदर कभी कभार क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आता है। जैसे द्वंद्व कैसे आता है, जैसे आप आरएस अधिकारी हो, आपका बेटा कहीं चोरी करके आ गया, अब उसको पकड़ लिया पुलिस ने, या आप डीवाईएसपी हो और आप खुद ने आपके अपने बेटे को पकड़ लिया, अब आप क्या करोगे। लक्षण तो तुम्हारे जोरदार वाले ही है ना, इसीलिए तो तुम्हें कोई आरएस नहीं बना रहा है, छोड़ देंगे, है ना। हे भगवान। हाँ, ध्यान रखना, आरएस जो बढ़ना है ना, आंसर हमेशा पॉजिटिव रखना। क्या करना है, पॉजिटिव रखना। बड़ी बड़ी बातें करनी, आपको यही कहना है कि हाँ कि भाई चाहे वो मेरा बेटा हो, चाहे कुछ भी हो, मैं निजी जीवन के बजाय किस जीवन को प्राथमिकता दूंगा, सार्वजनिक जीवन को। निजी और सार्वजनिक जीवन में से किसी एक जीवन को चुनना पड़े तो किसको चुनूंगा मैं, सार्वजनिक जीवन, क्योंकि मैंने देश को, अपने आप को देश के लिए सुपुर्द कर दिया है। क्या कर दिया मैंने, राष्ट्र के लिए स्वयं को जो है दे दिया, मैंने त्याग कर दिया अपना। ऐसा आपको मानना पड़ेगा। मानोगे कि नहीं मानोगे? अभी चाहते हो, खुद का त्याग करना चाहते हो, है ना। बस ये आरपीएससी से अपना त्याग ग्रहण नहीं कर रही है ना। आरपीएससी ले ले अपने को, कहा ले स्वीकार तेरा त्याग और तू आरएस है, ठीक है भाई। फिर अपन बात करें तो चुनौतियां आएगी जीवन के अंदर। चुनौतियां कैसे आएगी, जैसे एक नेताजी आए और नेताजी ने आपको कहा कि भाई कि यहाँ पर जो है ना ये काम करना है, अगर आप करो काम तो वो इलीगल है, नहीं करो तो नेताजी इतना बड़ा जूता पहनते हैं। अब आप क्या करोगे, ऐसी चुनौतियां आएगी, क्या करोगे बोलो। अगर आप नेताजी का के कहे अनुसार काम करोगे तो हो सकता है कि जनता आपके ऊपर पत्थर फेंक सके। आप जैसे कलेक्टर बन गए या एसडीएम बन गए, आपके कार्यालय के बाहर भयंकर भीड़ आती है और आपके मुर्दाबाद के नारे लगते हैं और कहते हैं कि एसडीएम साहब को बाहर निकालो,
अगर आप बाहर निकलोगे आपके ऊपर पत्थर फेंके जाएंगे, नहीं निकलोगे तो वो भीड़ कुछ भी कर सकती है, पूरे शहर को आग लगा सकती है। ऐसी स्थिति के अंदर आप क्या करोगे? हैं जी? खुद को बचाओगे कि शहर को बचाओगे? शहर को बचाओगे? हैं? बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हो, है ना? अभी देखना बड़ी बड़ी बातें अपनी कल से चालू होगी, है ना? एथिक्स आपको एक बहुत अच्छा इंसान बना देगा। ये सब्जेक्ट जब तक आप पढ़ोगे ना, पूरा होगा तब तक आप बहुत अच्छे ह्यूमन बन जाओगे, ठीक है? बशर्ते आप इसको फॉलो करोगे तब। ऐसा नहीं कि यहाँ पढ़ा वापस भूल गए। फिर अपन बात करें तो भाई आपके जैसे मानवीय चिंताएं, जो ह्यूमन टेंशन्स होती है, वो नॉर्मल वाली, सोशल जस्टिस और कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता, है ना? अभी चुनाव चल रहे हैं ना, तो हम देखेंगे ये आचार संहिता क्या चुनाव वाली है, अलग वाली है, ये सारी बातें देखेंगे। और फिर केस स्टडी के अंदर अपन ऐसे मतलब पढ़ेंगे, जैसे आप किसी एक क्षेत्र के आरएस अधिकारी बन गए और आप वाले क्षेत्र के अंदर माइनिंग बहुत होती है, खनन बहुत होता है। उस खनन से जो है ध्वनि प्रदूषण भी होता है और वायु प्रदूषण भी हो रहा है। अब उससे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। एनजीटी भी ऑब्जेक्शन कर रहा है और जो पर्यावरणविद है वो भी कह रहे हैं कि इसको रोका जाना चाहिए। यदि आप इसको रोकते हो तो इससे आपके शहर के अंदर काम करने वाले हजारों लोग बेरोजगार हो सकते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर आप क्या करोगे? क्या आप पर्यावरण को नुकसान पहुंचाओगे या उन हजारों घरों के अंदर जलते हुए चूल्हों को बंद करवाओगे? क्या करोगे बोलो? हैं? ऐसे जीवन के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रश्न आएंगे आपके केस स्टडी के अंदर। माना कि आप एक आरएस अधिकारी बने और आपका सीनियर एक आईएएस अधिकारी है, और वो आईएएस अधिकारी जो है बड़ा ही सशक्त है, शक्तिशाली है, स्ट्रांग है। आप कभी कभार उसके घर पर जाते हो, आप देखते हो उसकी जो पत्नी है उसका बिहेव थोड़ा अजीब सा दिखता है। कभी कभार उसके चीखने चिल्लाने की भी आवाज़ें आती है। आपको थोड़ा थोड़ा ऐसे संदेह होता है कि शायद आपके सीनियर उनकी पत्नी के साथ जो है मारपीट करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा है। आप क्या करोगे? क्या आप अपने सीनियर को समझाओगे या फिर आप अपने सीनियर की शिकायत करोगे या फिर आप उस महिला से बात करोगे? क्या करोगे? मंगतो तुम्हारे लक्षण दिख गए आरएस बनने के, है ना? चलो वाह भाई, ये जब केस स्टडी आएगी ना तभी पढ़ेंगे। ये तो मैंने बता दिया, सिलेबस से आपका टोटल 65 नंबर का है। अब अपना प्रश्न उठता है, व्हाट इज एथिक्स? नीति शास्त्र क्या है? अब अपन क्या पढ़ेंगे? नीति शास्त्र क्या है। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना और समझना। एक कभी वर्ड सुना होगा आपने, फिलोसॉफी। फिलोसॉफी शब्द सुना है? इस फिलोसॉफी को बोलते हैं दर्शन शास्त्र। क्या बोलते हैं? दर्शन शास्त्र। इस फिलोसॉफी को बोलते हैं अपन दर्शन शास्त्र। ये जो आपका एथिक्स जो है ना, ये एथिक्स दर्शन शास्त्र का भाग है। किसका भाग है? दर्शन शास्त्र का। एक सब्जेक्ट होता है, जैसे आप यूपीएससी देते हो, आईएएस की तैयारी करते हो, तो उसके अंदर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में जैसे हिस्ट्री ले सकते हो, ज्योग्राफी ले सकते हो, पॉलिटिकल साइंस ले सकते हो, वैसे ही एक सब्जेक्ट होता है फिलोसॉफी। एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है, जिससे अपने को भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, भारतीय धर्म और संस्कृति के बारे में जानकारी होती है, भारतीय दर्शन के बारे में जानकारी होती है, पाश्चात्य दर्शन के बारे में जानकारी होती है। ये मतलब फिलोसॉफी पढ़ने के बाद आप अच्छे खासे बाबा बन जाते हो। अगर इस फिलोसॉफी को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो ना, आपका स्कोप और ज्यादा हो जाता है। मतलब आप क्या बन सकते हो? हाँ जी, मतलब आपको इतना नॉलेज प्राप्त हो जाता है जिसकी कोई हद नहीं। ये जो आपका फिलोसॉफी जो है ना, इसको 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों के अंदर जो है ना अपन इस फिलोसॉफी को बांटते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। सबसे पहले तो अपन बात करेंगे, पहला जो इसका भाग है उसको तो अपन बोलते हैं आपके ज्ञान मीमांसा। क्या बोलते हैं? ज्ञान मीमांसा। भाई जैसे अपन बात करें इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री को अपन 3 भागों में डिवाइड करते हैं ना? नहीं करते? एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न, 3 भागों में बांटते हैं। राजस्थान हिस्ट्री को भी बांटते हैं ना, एंशिएंट हिस्ट्री जिसके अंदर प्राचीन सभ्यताएं पढ़ते हैं, फिर आपके मिडाइवल हिस्ट्री जिसके अंदर राजवंश पढ़ते हैं, और फिर मॉडर्न हिस्ट्री जिसके अंदर अपन 1857 से लेकर एकीकरण तक का जितना भी इतिहास है वो पढ़ते हैं। तो इसी प्रकार से इस दर्शन शास्त्र सब्जेक्ट को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 3। तो पहला जो होता है ना उसको बोलते हैं ज्ञान मीमांसा। क्या बोलते हैं? ज्ञान मीमांसा।
तो एपिस्टेमोलॉजी या ज्ञान मीमांसा। और दूसरा जो होता है ना उसको बोलते हैं आपके नीति मीमांसा। दूसरा जो आपके पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? नीति मीमांसा। या फिर दूसरे को अपन ऐसे तत्व मीमांसा में देख लेते हैं, तीसरा नीति मीमांसा रख लेते हैं, तत्व मीमांसा। और तत्व मीमांसा को अंग्रेजी में बोलते हैं मेटाफिजिक्स। क्या बोलते हैं इसको? मेटाफिजिक्स। और फिर अपन तीसरा जो है ना, तीसरा जो पार्ट है उसका नाम है आपके नीति मीमांसा। क्या नाम है? नीति मीमांसा। और इस नीति मीमांसा को क्या बोलते हैं अपन? एथिक्स। क्या बोलते हैं इसको? एथिक्स। तो वास्तव में ये एथिक्स जो है ना किसका पार्ट है? दर्शन शास्त्र का। एथिक्स किसका भाग है? दर्शन शास्त्र का भाग है। दर्शन शास्त्र के टोटल कितने भाग है? 3 भाग। पहला भाग जो है वो क्या आपके? ज्ञान मीमांसा। ये जो ज्ञान मीमांसा जो है ना, इसके बारे में अपन बात करें, इस ज्ञान मीमांसा का अन्य नाम क्या है? तो इस ज्ञान मीमांसा को और बोलते हैं अपन प्रमाण मीमांसा। क्या बोलते हैं इसको? प्रमाण मीमांसा। इसके अंदर क्या होता है? ये एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, इसके अंदर प्रश्न होते हैं, जैसे ज्ञान क्या है, व्हाट इज नॉलेज, ज्ञान क्या है, ये प्रश्न होता है। फिर ज्ञान प्राप्ति के साधन कौन कौन से, कैसे ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तो ज्ञान से संबंधित प्रश्नों की विवेचना दर्शन शास्त्र की जिस शाखा में की जाती है उसको क्या बोलते हैं? ज्ञान मीमांसा। ठीक है, ज्ञान से संबंधित प्रश्न होते हैं। ज्ञान क्या है, ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जाए, ठीक है ना, ज्ञान का श्रेष्ठ रूप कौन सा है, अच्छी बड़ी बड़ी बातें होती है। फिर अपन बात करें आपके तत्व मीमांसा। कौन सा है भाई? तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा 2 शब्दों से मिलकर बना है, मेटा और फिजिक्स। मेटा का मतलब होता है परे, है ना। मेटा का मतलब क्या होता है? परे। मेटा का तो मतलब होता है आपके परे, और इस आपके फिजिक्स का मतलब होता है भौतिकता। फिजिक्स का मतलब क्या होता है आपके? भौतिकता। मतलब भौतिकता से परे, यानी कि इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर अपन किसके बारे में पढ़ते हैं? तो इसके अंदर अपन जो है ना, जैसे इस जीव के बारे में पढ़ते हैं, जैसे अपन जगत के बारे में पढ़ते हैं, जैसे अपन ईश्वर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। इनके बारे में अध्ययन करते हैं कि जीव क्या है, ठीक है। फिर अपन बात करेंगे कि संसार क्या है, ईश्वर कौन है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। इनके बारे में जो है ना अपन सारी चीजें पढ़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तत्व मीमांसा, है ना। जैसे अपने प्रकृति के अंदर 5 तत्व माने जाते हैं ना, उनमें से कुछ अलग तत्वों की बात करें अपन, तो जैसे अपना जीव भी तो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। तो हम देखेंगे कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, और ये संसार क्या है ना। आत्मा और परमात्मा के बीच संबंध क्या है, आत्मा और जगत के बीच में क्या संबंध है, ईश्वर और जगत के बीच में क्या संबंध है, क्या ये जगत ईश्वर के बिना रहने की कल्पना कर सकता है, क्या ये आत्मा बिना परमात्मा के रह सकती है। ये सारी बातें आपके इस वाली शाखा में होगी। और नीति मीमांसा जो अपन पढ़ेंगे, अपन क्या पढ़ रहे हैं? नीति मीमांसा, है ना भाई। अपने सिलेबस के अंदर क्या है? नीति मीमांसा। मतलब क्या होता है? एथिक्स, जिसको अपन क्या बोलते हैं? नीति शास्त्र। क्या बोलते हैं? नीति शास्त्र। इसमें भी नीति मीमांसा का भी पार्ट अपन देखेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि एथिक्स और क्या है। तो नीति मीमांसा को अपन बात करें ना, इसके अन्य नाम क्या क्या है, तो इसके अन्य नाम के बारे में अपन बात करें ना, तो जैसे अपन बात करेंगे आपके नीति मीमांसा को जो है ना, एक तो अपन बात करें तो हम इसको कहते हैं मूल्य मीमांसा। क्या बोलते हैं? मूल्य मीमांसा। और इसको बोलते हैं अपन आचार मीमांसा। क्या बोलते हैं? आचार मीमांसा। और इसको अपन बोलते हैं आपके चरित्र विज्ञान, ठीक है। और इसको बोलते हैं आपके मोरल फिलोसॉफी, ठीक है ना। ये इस नीति मीमांसा के अलग अलग नाम है। मूल्य मीमांसा भी कहते हैं, आचार मीमांसा भी कहते हैं, चरित्र विज्ञान भी कहते हैं, और मोरल फिलोसॉफी भी कहते हैं। मतलब क्या है इसका? तो इसके अंदर अपन क्या किसका अध्ययन करते हैं? तो इसके अंदर जो है ना अपन किसका अध्ययन करते हैं? जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर तो अपन ज्ञान का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर किसका अध्ययन कर रहे हैं अपन? जीव जगत और ईश्वर के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और इसके अंदर अपन किसका अध्ययन कर रहे हैं बताओ? इसके अंदर किसका अध्ययन कर रहे हैं? ज्ञान का, है ना। किसका अध्ययन करते हैं? ज्ञान का। इसके अंदर किसका करते हैं? आत्मा, परमात्मा और संसार का। और इसके अंदर अपन किसका अध्ययन करते हैं? तो एक व्यक्ति जो होता है ना, उस व्यक्ति के चरित्र के बारे में, व्यक्ति के आचरण के बारे में मूल्यांकन करते हैं कि भाई कि व्यक्ति का चरित्र कैसा होना चाहिए, है ना, व्यक्ति का आचरण कैसा होना चाहिए, व्यक्ति का व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसके बारे में अपन मूल्यांकन करते हैं। एक व्यक्ति को जो है ना क्या नहीं करना चाहिए, एक व्यक्ति को कैसा जीवन जीना चाहिए, एक अच्छा जीवन किस प्रकार से जी सकते हैं, ये सारी बातों का अध्ययन अपन किसके अंदर करते हैं? नीति मीमांसा के अंदर करते हैं। किसके अंदर करते हैं? नीति मीमांसा के अंदर करते हैं, ठीक है ना भाई। तो इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर अपन क्या अध्ययन करते हैं? तो मनुष्य के
आचरण, व्यवहार और चरित्र का मूल्यांकन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? मनुष्य के आचरण, व्यवहार और चरित्र का। एक व्यक्ति का कैसा चरित्र होना चाहिए, एक व्यक्ति का कैसा जो है आपके व्यवहार होना चाहिए और कैसा उसका कंडक्ट होना चाहिए, ये बातें अपन इसके अंदर देखते हैं। किसके अंदर देखते हैं अपन? नीति मीमांसा के अंदर देखते हैं। किसके अंदर देखते हैं अपन? नीति मीमांसा के अंदर देखते हैं। ठीक है ना भाई? तो ये आपको ध्यान में रखना है कि भाई ये आपके नीति शास्त्र जो है ना, ये नीति शास्त्र किसका भाग है? फिलोसॉफी का भाग है। फिलोसॉफी जो है ना, ये आपके ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, फिलो और एक आपके सोफिया। ठीक है ना? एक तो फिलो और दूसरा है सोफिया। फिलो का मतलब क्या है? लव। ठीक है ना? फिलो का मतलब क्या है? लव, है ना? लव का मतलब क्या है? एक तरह से प्यार। ठीक है? प्यार का मतलब क्या हो गया? प्रेम। और सोफिया का मतलब क्या है? ज्ञान, मतलब नॉलेज। तो किससे प्यार? ज्ञान से, है ना? तो अब लिखो, देखिए पहली लाइन के अंदर लिखो अब, है ना? हेडिंग लगाओ आप, पहला टॉपिक लगाओ, एक नंबर डालो, टॉपिक लगाओ नीति शास्त्र एवं मानवीय मूल्य। हेडिंग लगाओ नीति शास्त्र एवं मानवीय मूल्य। नीति शास्त्र एवं मानवीय मूल्य। नीति शास्त्र एवं मानवीय मूल्य लगा दिया हेडिंग? हाँ जी। इसके अंदर पहली वाली लाइन के अंदर लिखो नीति शास्त्र, नीति शास्त्र, नीति शास्त्र दर्शन शास्त्र का, और दर्शन शास्त्र के पास फिलोसॉफी लिख लेना। नीति शास्त्र दर्शन शास्त्र, और दर्शन शास्त्र के पास कोष्टक में अंग्रेजी में लिख लेना फिलोसॉफी, है ना? फिलोसॉफी। नीति शास्त्र दर्शन शास्त्र का एक भाग है। नीति शास्त्र दर्शन शास्त्र का एक भाग है। नीति शास्त्र दर्शन शास्त्र का एक भाग है। फिर अगली वाली लाइन के अंदर लिखो दर्शन शास्त्र दर्शन शास्त्र ग्रीक भाषा के दर्शन शास्त्र ग्रीक, है ना? ग्रीक लैंग्वेज। ग्रीक का मतलब होता है यूनानी। ग्रीक मीन्स यूनानी। ग्रीक भाषा के फिलो, है ना? फिलो, PHILO लिख लेना और कोष्टक में प्रेम लिख लेना। ग्रीक भाषा के फिलो और कोष्टक में लिखना प्रेम। वह सोफिया और कोष्टक में लिखना ज्ञान। है ना? सोफिया और कोष्टक में लिखना ज्ञान से मिलकर बना है। ज्ञान से मिलकर बना है। ज्ञान से मिलकर बना है, जिसका जिसका शाब्दिक अर्थ, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान के प्रति प्रेम या अनुराग। जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान के प्रति प्रेम या अनुराग। ज्ञान के प्रति प्रेम या अनुराग। जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान के प्रति प्रेम या अनुराग। ज्ञान के प्रति प्रेम या अनुराग। ठीक है भाई? अब अगली वाली लाइन में लिखो दर्शन शास्त्र के 3 भाग है। दर्शन शास्त्र के निम्नलिखित 3 भाग है, और तीनों भागों के नाम लिख लो। दर्शन शास्त्र के 3 भाग है।
लिख लिया? लिख लिया? बस इतना सा ध्यान रखना है कि ये जो आपका नीति शास्त्र जो है ना वो किसका भाग है बताओ? देखिए भाई, तो ये नीति शास्त्र जो है ना वो आपके फिलोसॉफी का भाग है ना? फिलोसॉफी एक प्रकार का परेंट सब्जेक्ट है ना? उस परेंट सब्जेक्ट का ही एक पार्ट आपका कौन सा? एथिक्स। तो हम केवल और केवल क्या पढ़ रहे हैं? एथिक्स पढ़ रहे हैं। वी आर नॉट रीडिंग फिलोसॉफी, वी आर जस्ट रीडिंग ओनली एथिक्स, विच इज ए वेरी स्मॉल सब्जेक्ट। चलो अब अपन बात करेंगे आपके, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे ये जो आपको वर्ड दिखता है ना एथिक्स, ठीक है ना? अब सुनना भाई, एथिक्स वर्ड जो है ना, ये जो नीति शास्त्र शब्द है, इस नीति शास्त्र शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? तो एक ग्रीक वर्ड है, एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक का मतलब क्या होता है? यूनानी, है ना? ग्रीक वर्ड, एक ग्रीक जो भाषा है ना, इसे ग्रीक भाषा बोले तो यूनानी भाषा। ये यूनानी भाषा का एक शब्द है और उसका नाम है आपके इथोस। किससे हुई? इथोस से। तो भाई इस एथिक्स शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? इथोस से। अब इस इथोस का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इथोस? क्या होता है इस इथोस का मतलब? तो इथोस का मतलब होता है रीति रिवाज। इथोस का मतलब क्या होता है? रीति रिवाज। तो अगर आपसे पूछे कि ये जो आपके एथिक्स यानी कि नीति शास्त्र शब्द जो है ना, इस नीति शास्त्र शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? तो आप क्या बताओगे? इथोस शब्द से हुई। इथोस वर्ड किस भाषा का है? क्या ये ग्रीक है, लैटिन है, हिब्रू है, कौन सा है? तो अपन बात करेंगे ग्रीक वर्ड, है ना? ग्रीक वर्ड इथोस। अरे इथोस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रीति रिवाज। जानते हो रीति रिवाज? कल्चर के अंदर पढ़े, आर्ट एंड कल्चर के अंदर रीति रिवाज पढ़े होंगे ना आपने रीति रिवाजों के अंदर पढ़े होंगे, जैसे आणो, गोना, मुकलावा, है ना, बरी पडड़ा, ब्याह, ये सब अपने रीति रिवाज होते हैं कि नहीं होते? अपने समाज को कंट्रोल में रखने के लिए हम क्या करते हैं? क्या बनाते हैं? रीति रिवाज बनाते हैं कि नहीं बनाते? कि भाई ये करना है, ये नहीं करना है, शादी के टाइम पर ये करना चाहिए, मृत्यु के टाइम पर ये करना चाहिए, जिससे अपना समाज क्या रहे? कंट्रोल के अंदर रहे, है ना? हमारे समाज के लोगों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपन क्या बनाते हैं? रीति रिवाज बनाते हैं, ठीक है ना? तो इसी प्रकार का ये सब्जेक्ट है आपके एथिक्स। कहीं ना कहीं एथिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, वो आपके ऊपर नियंत्रण रखता है। जैसे अपन बात करें कि आप क्लास के अंदर बैठे हुए हो और किसी स्टूडेंट के बैग के अंदर पैसे पड़े हुए, और आप उस बैग में से जो है ना एकदम से सोचते हो पैसे निकाल लो, और फिर एकदम से आपका हृदय, आपका संस्कार, आपके नियम, आपका एथिक्स, आपके वैल्यूज आपको रोकते हैं कि नहीं, प्लीज कंट्रोल उदय, कंट्रोल, तू ऐसा नहीं कर सकता है, तू चोर नहीं है, चोरी गलत बात है। अरे अपना मन, अपने संस्कार अपने आप को रोकते हैं कि नहीं रोकते? बोलो, पक्का रोकते हैं ना? तो यही तो है ना। फिर अपन बात करें तो इस प्रकार से इस एथिक्स शब्द की उत्पत्ति हुई। फिर अपन बात करें आपके एक और आपके वर्ड है, और उस वर्ड का नाम है मोरेलिटी। क्या नाम है? मोरेलिटी। ये जो मोरेलिटी वर्ड जो है ना, कहते हैं कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि एथिक्स और मोरेलिटी ये दोनों शब्द समान है। क्या बोलते हैं? एथिक्स और मोरेलिटी दोनों शब्द समान है, जबकि ऐसा नहीं है। हिंदी अर्थ जरूर इनका सेम हो जाता है, क्योंकि ये जो मोरेलिटी जो है ना, ये आपके एक लैटिन वर्ड मोरेस से बना है।
किससे बना है? मोरलिटी वर्ड लेटिन वर्ड मोरेस से बना है। ये लेटिन वर्ड है और इसका भी मतलब क्या होता है? रीति रिवाज। लेकिन इन दोनों में फर्क है। यद्यपि अपन कह सकते हैं कि भाई इसका समानांतर वर्ड कौन सा है? एथिक्स का समानांतर वर्ड कौन सा है? मोरलिटी, है ना। जो मीनिंग आपके एथिक्स का होता है वही मीनिंग आपके किसका होता है? मोरलिटी के भी होता है। लेकिन अर्थ सेम है, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों की परिभाषाएं अलग अलग है, दोनों का मतलब अलग अलग है। केवल वर्ड एक जैसा है, केवल नाम एक जैसा होने से ही चीजें एक जैसी नहीं हो जाती। अरे भाई अपन गुड़ का नाम गुलाब जामुन रख ले तो वो गुड़ गुलाब जामुन हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। हो सकता है क्या? नहीं होगा। तो सेम यहां पर भी है, ठीक है ना। एथिक्स और मोरलिटी के अंदर भी फर्क है। तो एक बार ये लिखने से पहले अपन थोड़ा सा लिखेंगे। लिखो, है ना। ऐसे एथिक्स लिखो ना, तो ऐसे लिखना है ना, एथिक्स हिंदी में लिखना आप। हाँ जी, लिखो एथिक्स। एथिक्स यूनानी भाषा के एथिक्स यूनानी भाषा के इथोस शब्द से, एथिक्स यूनानी भाषा के इथोस शब्द से बना है। एथिक्स यूनानी भाषा के इथोस शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है रीति रिवाज। यूनानी ग्रीक एक ही बात है ना। जिसका शाब्दिक अर्थ होता है रीति रिवाज। फिर अगली वाली लाइन में लिखो, लिखो इथिक्स का समानांतर शब्द मोरलिटी। ऐसे ये वाला है ना, हिंदी वाला मोरलिटी लिखना। इथिक्स का समानांतर शब्द मोरलिटी है। इथिक्स का समानांतर शब्द मोरलिटी है, जो एथिक्स का समानांतर शब्द मोरलिटी है। एथिक्स का समानांतर शब्द मोरलिटी है, जो लेटिन भाषा के मोरेस शब्द से, जो लेटिन भाषा के मोरेस शब्द से बना है, जो लेटिन भाषा के मोरेस शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, रीति रिवाज। जिसका शाब्दिक अर्थ होता है रीति रिवाज। जिसका शाब्दिक अर्थ होता है रीति रिवाज, ठीक है ना। अब मुझे बताओ भाई, हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? एथिक्स। एथिक्स किसका पार्ट है? फिलोसॉफी का, दर्शन शास्त्र का, ठीक है ना। एथिक्स ग्रीक भाषा के किस शब्द से मिलकर बना है? इथोस से। इथोस का मतलब क्या होता है? रीति रिवाज। और एथिक्स का समानांतर एक और वर्ड कौन सा है? मोरलिटी। मोरलिटी किस लैंग्वेज का वर्ड है? लेटिन। और लेटिन लैंग्वेज के किस वर्ड से बना है? मोरेस। और इसका भी शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रीति रिवाज। लेकिन दोनों नाम मतलब एक ही है, रीति रिवाज दोनों का अर्थ निकल रहा है, लेकिन वास्तव में इनकी परिभाषाएं अलग अलग निकलेगी। इन दोनों के अर्थ अलग अलग रूप में प्रयुक्त हुए हैं, ठीक है ना। मुझे बताओ, ये रीति रिवाज क्यों बनाए जाते हैं? तो समाज के लोगों को नियंत्रित करने के लिए रीति रिवाज बनाए जाते हैं। तो अगली वाली लाइन में लिखो, समाज के लोगों को नियंत्रित करने के लिए, समाज के लोगों को नियंत्रित करने के लिए रीति रिवाज, समाज के लोगों को नियंत्रित करने के लिए रीति रिवाज बनाए जाते हैं। अब भाई हेडिंग लगाओ, नैतिकता।
नैतिकता एवं मोरलिटी में अंतर है ना भाई। अपने को अर्थ सेम दिख रहा है, लेकिन अब देखो इनके अंदर थोड़ा सा अंतर है, ठीक है ना। एक तरफ तो अपन लिख लेंगे आपके नैतिकता, और दूसरी तरफ अपन क्या लिख लेंगे, मोरलिटी। अब अपन बात करेंगे इनके अंदर क्या क्या डिफरेंस है। नैतिकता जो है ना, ये सही गलत नैतिकता जो है ना, वो सही गलत निर्धारण का सामाजिक मानक है। नैतिकता आपके सही गलत निर्धारण का क्या है, सामाजिक मानक है। और ये जो आपका मोरलिटी जो है ना, ये आपके सही गलत निर्धारण का व्यक्तिगत मानक है। अब इसका अर्थ मैं समझाऊंगा, समझना है ना। देखो भाई, एक वर्ड आपके नैतिकता, एक वर्ड है मोरलिटी। नैतिकता शब्द प्रयुक्त होता है समाज के अंदर, और मोरलिटी होता है व्यक्तिगत लेवल पर। ये तो सामाजिक स्तर पर और ये व्यक्तिगत स्तर पर। अब देखो भाई, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, जैसे डोगरी सिस्टम जानते हो, दहेज प्रथा जानते हो। क्या दहेज प्रथा सही है? दहेज प्रथा सही है गलत है? बोलो। गलत है। आप ऐसा मानते हो कि दहेज प्रथा गलत है, लेकिन आपकी शादी हो रही है और आपको बहुत सारा दहेज मिल रहा है, और यदि आप बोलोगे भाई कि मुझे दहेज नहीं चाहिए, तो इससे आपके मम्मी पापा का नाम जो है समाज के अंदर हो सकता है कि भाई डिफेम हो जाए, हो सकता है कि उनकी रेपुटेशन थोड़ी कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए। आप चाहते हो कि आपके मम्मी पापा का मान सम्मान बरकरार रहे, इसलिए कभी कभार क्या होता है, ना चाहते हुए भी आपको दहेज लेना पड़ता है। आपका बिल्कुल मन नहीं है कि आपको तिलक के अंदर 11 लाख रुपए मिल रहे हैं लेने का, लेकिन फिर भी आप अपने लिए नहीं लेते हो। नहीं लेते हो ना? फिर वो समाज के ना लिए, समाज के डर से लेते हो कि नहीं लेते हो? क्या कह रहे हो? खुद के लिए लेते हो, मतलब मंगते हो? कोई बात नहीं। वी ह्यूमंस आर सेल्फिशियस बाय नेचर, सो बी सेल्फिशियस एंड प्राउड टू बी सेल्फिशियस। हम मनुष्य स्वभाव से ही मंगते होते हैं, इसलिए मंगते बनो और घरों से कहो कि यस आई एम ए मंगता। कुछ नहीं है इसके अंदर, क्या है ना। अब सुनो भाई, तो देखो कभी कभार क्या होता है, जैसे अपन बात करें ना। हाँ जी, नहीं 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 नहीं, क्या कह रहे हो? लिए होंगे? अरे अपन है ना, क्लास के बाद बात करेंगे उसके बारे में, आउट ऑफ सिलेबस है वो। अब सुनो भाई, जैसे मैं बात करूं आपके, जैसे नैतिकता के बारे में बात करें, जैसे अपन बात करें ट्रिपल तलाक, ट्रिपल तलाक के बारे में बात करें, पर्सनली पूछा जाए तो वो गलत है, लेकिन मुस्लिम लॉ के अनुसार, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अनुसार वो सही है ना। तो समाज के अनुसार वो नैतिक है, लेकिन कानून के अनुसार वो गलत हो सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से भी हम उससे जो है ना लगता है कि भाई गलत है। उसी प्रकार से अपन बात करें, जैसे अपने क्या बोलते हैं, हलाला, जैसे आपके जो सरिया है ना, तो सरिया के अंदर सब कुछ उनको कानूनी रूप से वैधता दे रखी है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से अपने को लगेगा कि इट्स नॉट फेयर, अपने को लग सकता है ना गलत है। इस प्रकार से कभी कभार क्या होता है कि समाज और व्यक्ति दोनों की नैतिकता अलग अलग होती है। जैसे समाज के सामने यदि कोई व्यक्ति चोरी करता है तो वो समाज की नज़र में क्या है, वो चोर है। समाज की नज़र में वो क्या है, चोर है, ठीक है ना। और समाज की दृष्टि से चाहे आपने चोरी की, आपकी मम्मी का ऑपरेशन हो रहा है और उसको इलाज के लिए पैसे चाहिए, डॉक्टर के पास आप गए, डॉक्टर ने कहा कि 1 लाख रुपए चाहिए, अगर नहीं होंगे तो मम्मी नहीं रहेगी, तो फिर मजबूरन आपको चोरी करनी पड़ी। लेकिन हो सकता है कि आप व्यक्तिगत रूप से आप गलत नहीं हो, लेकिन सामाजिक रूप से तो गलत हो ना, आपने चोरी की है ना। तो ये होता है आपके डिफरेंस। फिर अपन बात करें, ये आपके सैद्धांतिक है। ये क्या है, सैद्धांतिक है, मतलब इसके अंदर बड़ी बड़ी बातें होती है। क्या है भाई, सैद्धांतिक है, मतलब थ्योरिटिकल है कि भाई के व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, व्यक्ति को चोरी नहीं करनी चाहिए, अपराध नहीं करना चाहिए, दहेज नहीं लेना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। ये सब क्या है, सैद्धांतिक है। मतलब ऐसे समाज नियम बनाता है ना, उस प्रकार से नियम बने हुए। और ये आपके क्या है, तो ये व्यावहारिक है। ये क्या है, आपके व्यावहारिक है, मतलब प्रैक्टिकल है।
कि भाई का हाँ, आदमी को किसी भी कंडीशन के अंदर चोरी नहीं करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, दहेज नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से, ये तो प्रैक्टिकल है और ये थ्योरेटिकल है। इसके अंदर तो केवल बड़ी बड़ी बातें कर रखी है। जैसे मतलब अपने इलेक्शन होते हैं, है ना, तो इस श्रेणी के अंदर नेताओं को ले लो। भाइयों और बहनों, यदि आप हमें वोट करते हैं तो हम आपके क्षेत्र के अंदर सोने की सीढ़ियां लगा देंगे, आपके क्षेत्र के अंदर विकास की नदियां बहा देंगे, दूध की नदियां बहेगी। क्या आप सब विकास चाहते हो कि नहीं चाहते हो? आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो कि आपके क्षेत्र के अंदर जो है खूब बड़े बड़े हाईवे बने, खूब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां मिले? आप सब आरएस बनना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? चाहते हो ना? आप सब आरएस बनना चाहते हो ना? हाँ जी। ये तो हो गई नैतिक बातें, लेकिन प्रैक्टिकल इधर है। चुनाव खत्म होने के बाद वो प्रैक्टिकल हो जाते, और देख नहीं होते। हाँ, फिर इसका संबंध चाहिए से है। और इसका संबंध है से है। अभी समझा देता हूं मैं। सुनना भाई, ये नैतिकता जो है ना, मतलब समाज क्या कहता है? आदमी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, आदमी को पाप नहीं करना चाहिए, अपराध नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, मारपीट नहीं करना चाहिए। और इधर प्रैक्टिकल है, ठीक है ना, है मतलब आदमी नहीं मारता, आदमी नहीं पीटता, आदमी अहिंसक है, आदमी अच्छा है, आदमी बुरा नहीं है। मतलब ये आपकी क्या है? प्रैक्टिकल है। उधर केवल बातें हैं, ठीक है ना। और इसमें कौन सा दबाव होता है? बाह्य दबाव होता है। इसमें क्या होता है? इसमें व्यक्ति पर बाह्य दबाव होता है। इसमें व्यक्ति पर कौन सा दबाव होता है? बाह्य दबाव होता है। और इसमें व्यक्ति पर क्या होता है? तो इसमें व्यक्ति पर जो है ना, आपके आंतरिक दबाव होता है। इसमें व्यक्ति पर क्या होता है? आपके आंतरिक दबाव होता है। अब एक बार इसको समझना, फिर आगे लिखना। देखो भाई, बाह्य दबाव यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर, और आंतरिक दबाव यानी कि इंटरनल प्रेशर। व्हाट इज एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर? तो ध्यान से सुनना भाई। जैसे आप किसी के झापट मारोगे, है ना, समाज का दबाव है कि समाज के लोग आपके विरुद्ध जो है विद्रोह कर सकते हैं, आपका प्रतिकार कर सकते हैं। आप यदि कहीं पर भी चोरी करोगे तो आपके ऊपर समाज का डर है कि कहीं समाज आपकी बुराई नहीं करे, आलोचना नहीं करे। हम वे सभी कार्य करने से घबराते हैं जिनको समाज स्वीकृति नहीं देता। अरे भाई, हम डरते हैं ना कि लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, है ना। तो हमें वो डर रहता है कि नहीं रहता? अपन ऐसा कर देंगे, चोरी कर लेंगे तो लोग कूटेंगे, है ना, या ये कर लेंगे तो ये हो जाएगा। ये तो होता है आपके ऊपर बाहरी दबाव। अरे दूसरा होता है आंतरिक दबाव। यार अगर मैं चोरी करूंगा ना तो यार कितना बुरा होगा, कितना गलत है यार, किसी की गाड़ी कमाई को, खून पसीने की कमाई को मैं इस प्रकार से चोरी कर लूं यार। इट इज अनइथिकल, इट्स नॉट फेयर। इज इट फेयर भाई साहब? जैसे मान लो आपको कहीं पर भी खूब सारा धन मिला है ना, आपको 50 लाख रुपए मिल गए, और आपको पता चलता है कि ये किसी व्यक्ति ने पूरे जीवन भर मास्टरी की और उसको पेंशन मिली, ये फलाने आदमी की है, तो उसको वो पैसे देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए? देने चाहिए ना। ये होता है आंतरिक दबाव कि यार, है ना, मेरा मन कह रहा है कि ये गलत है। मुझे बताओ, आपके ऊपर भी दो प्रकार के दबाव होते हैं। जैसे आप पढ़ते हो, एक तो होता है आपके ऊपर बाहरी दबाव, जिसमें परिवार आ जाता है, जिसके अंदर मित्र आ जाते हैं, जिसके अंदर रिश्तेदार आ जाते हैं। पढ़ पढ़ पढ़, मम्मी छोटे थे तब लकड़ी लेके बैठती थी। एक तो वो बाहरी दबाव था, ठीक है ना। बाहरी दबाव से आप पढ़ते, या फिर खुद के दबाव से नहीं, मुझे पढ़ना है और मुझे टॉप करना है और मुझे सबसे ज्यादा अंक हासिल करने हैं। बताओ कौन सा दबाव होना चाहिए? आंतरिक दबाव होना चाहिए कि बाहरी दबाव होना चाहिए? हाँ, आंतरिक दबाव होना चाहिए। कभी भी कुछ गलत करो तो आपका ऐसे हाथ कांपने चाहिए। कभी कांपे आपके हाथ? कभी गलत करने से पहले कांपे? ध्यान रखना, जब कोई नहीं देख रहा होता तब भी कोई देख रहा होता, और वो है ईश्वर। ईश्वर आपके कर्मों को गिन रहा है और वो चित्रगुप्त लिख रहा है। चित्रगुप्त लिख रहा है, ध्यान रख लेना।
आपके द्वारा किए गए सब कर्मों का हिसाब होगा। क्या होगा? हिसाब होगा। अभी तो पार्टी शुरू हुई, ऐसी बातें करेंगे अपन, है ना? बड़ी जोरदार जोरदार बातें होगी, देखना। ठीक है, तो भाई ये आपके एथिक्स और मोरलिटी के अंदर डिफरेंस है। ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान रखना। मुझे ये बताओ कि आपको पढ़ने के लिए आत्म अभिप्रेरणा की जरूरत है या फिर बाह्य अभिप्रेरणा की जरूरत है? आत्म अभिप्रेरणा की। और ये ध्यान रखना, जो एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है ना, कि मशाइना वैराग है, मैं आपको ऐसे वैसे ऐसे मतलब जोरदार तरीके से जो है ना, मैं आपको भाषण दूंगा और मैं कहूंगा कि आप ये कर दो और वो कर दो, और है ना, आग लगा दो और गर्दे उड़ा दो, ऐसे ऐसे बोलूंगा मैं, पेपर की खोपड़ी में छेद कर दो। ये आपके 2 दिन 3 दिन का मसाइना विराग रहेगा। लेकिन आपके अंदर यदि जोश है, जुनून है, जज्बा है, और यदि सेल्फ मोटिवेटेड हो, यदि आप सेल्फ मोटिवेटेड हो, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। मुझे बताओ, आपको भूख लगती है भयंकर वाली, जब आप भागे भागे क्लास लेकर के घर पर जाते हो, कोई आपको मोटिवेट करता है कि आपको खाना बनाना होगा? उठ कमली, है ना, बसंती, आटा लगा। आटा लगाएगी तब जाकर के खाना पकाएगी, और खाना पकाएगी तब तेरी भूख मिटेगी। क्या ऐसा आपको मोटिवेट करना पड़ता है? क्या नहीं करना पड़ता। सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये होना चाहिए। आप भी यदि आगे बढ़ना चाहते हो, जीवन के अंदर कुछ हासिल करना चाहते हो, और स्पेशली आरएस अगर आपको बनना है ना, सेल्फ मोटिवेटेड रहो हमेशा। ऐसे डिमोरलाइज तो कभी होना ही नहीं है जीवन के अंदर। हमेशा मतलब अच्छी उम्मीदों आशाओं के साथ रहना। आशा अमर धन, उम्मीद पर दुनिया कायम है। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। अरे भाई, गांधी जी ने कहा ना कि व्यक्ति, इंसान जो है वो विचारों से निर्मित प्राणी है, जैसा सोचता है वैसे ही बन जाता है। अगर आपके माइंड के अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है और नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो आपके साथ नेगेटिव होगा। और अगर आप पॉजिटिव एनर्जी से लबरेज हो, तो डेफिनेटली आपके साथ अच्छा होगा। आपकी सफलता और असफलता आपके ऊपर डिपेंड करती है। सुन रहे हो विनोद? समझ रहे हो? हाँ, तो ये समझ गए ना, नैतिकता और मोरलिटी में अंतर? छाप लो। छाप लिया? चलो ठीक है। अब मुझे बताओ, देखे भाई, ये आपका, ये पानी पी लूं मैं? किसी का भी है? पक्का? मत ऐसे ही पी लूं? क्या बोल रहे हो? अरे यार, आवाज ही नहीं आ रही आप लोगों की। ऐसे नुई बीननियों की तरह मत बोला करो। बोल रहे हो कुछ तो मेरी तरफ देखो। अरे मुझे बोलो ताकि मैं सुन सकूं। अच्छा, थैंक यू। चलो भाई, अब अपन बात करेंगे। अब अब हम डेफिनेशन देखेंगे। व्हाट इज एथिक्स? डिफाइन द टर्म एथिक्स। एथिक्स होता क्या? एथिक्स की परिभाषा क्या है? तो देखो भाई, एथिक्स के बारे में अपन बात करें ना, तो एथिक्स क्या है? एक आदर्श मूलक विज्ञान है। लिखना मत, मैं लिखवा दूंगा बोल करके कि भाई
तथा जिसमें चुनाव की स्वतंत्रता रहती है, तथा जिसमें चुनाव की स्वतंत्रता रहती है, तथा जिसमें चुनाव की स्वतंत्रता रहती है। ठीक है, जैसे जैसे और जैसे और लिखो, तुम्हें सत्य बोलना चाहिए, तुम्हें सत्य बोलना चाहिए, तुम्हें सत्य बोलना चाहिए, चाहे तो तुम्हें सत्य बोलना चाहिए, चाहे तो तुम झूठ भी बोल सकते हो। हमें सत्य बोलना चाहिए या तुम्हें सत्य बोलना चाहिए, चाहे तो तुम झूठ भी बोल सकते हो। सच बोलना या झूठ बोलना आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है? हाँ, ठीक है ना। तो तुम्हें सत्य बोलना चाहिए, लेकिन चाहे तो तुम झूठ भी बोल सकते हो। ये क्या हो गया आपका? ऐच्छिक कार्य, है ना। तुम्हें पढ़ना चाहिए, चाहे तो तुम नहीं भी पढ़ सकते हो। तुम्हें खेलना चाहिए, चाहे तो तुम नहीं भी खेल सकते हो। तुम्हें चोरी नहीं करनी चाहिए, चाहे तो तुम कर भी सकते हो। ये सब आपके किस प्रकार के वर्क है? ऐच्छिक है, ठीक है ना। ये विलिंगली करते हैं अपन, डेलिबरेटली करते हैं अपन। और फिर अपन बात करें तो 2 नंबर डालो और अनैच्छिक कर्म, इसकी अपोजिट डेफिनेशन लिखो। देखें, उदाहरण मैं बता दूंगा। ऐच्छिक की अपोजिट, ऐच्छिक की जो आपने डेफिनेशन लिखी है, वे कर्म जिन पर मनुष्य का नियंत्रण नहीं होता है उन्हें अनैच्छिक कर्म कहते हैं। वे कर्म जिन पर मनुष्य का नियंत्रण नहीं होता है तथा जिसमें चुनाव की स्वतंत्रता भी नहीं रहती है। वे कर्म जो मनुष्य के नियंत्रण में नहीं होते हैं तथा जिसमें चुनाव की स्वतंत्रता भी नहीं होती है, क्या कहलाते हैं? अनैच्छिक कर्म। जैसे हार्ट बीट लिख लो, हृदय का धड़कना, और लिखो। आप अपने हिसाब से सोचो, मैंने एग्जाम्पल दिए थे, देखो सोचो, देखो थोड़ा सोचो। श्वास, हाँ, छींक, और भी बहुत सारे होते हैं, मैं बता नहीं सकता, जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, है ना। तो मतलब कुल मिला करके ये आप अपने हिसाब से खूब सारे एग्जाम्पल दो। छींकना तक लिख लो, खूब है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, आंशिक रूप से फिर भी नहीं होती है, आई जाती है आपके हो जाती है। हाँ, इसका मतलब आप जो है ना, आपके सेंस ऑर्गन्स पर जो है आपका अच्छा कंट्रोल है, ठीक है ना। हाँ, क्या नाम है आपका? प्रवीण। अच्छा नहीं, बढ़िया। अगर कंट्रोल है तो इसका मतलब आप बहुत आगे जाओगे, ठीक है ना। हाँ, वैसे ही पाकिस्तान की सीमा पर बैठे हुए हैं, और कितना आगे जाएंगे? लाहौर तक या नहीं? वास्तव में कुछ लोग ऐसे कंट्रोल कर लेते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। अब अपन बात करेंगे वाई हमें नैतिक क्यों होना चाहिए। वाई डू वी एथिकल? हमें नैतिक क्यों होना चाहिए? वाई डू यू एथिकल? तुम्हें अपने जो है वो नैतिक क्यों होना चाहिए? बताओ। देखिए भाई, हमें नैतिक क्यों होना चाहिए? बताओ, हमें नैतिक क्यों होना चाहिए? देखो भाई, आज का जो जमाना है, ये भौतिक युग जो है, इस भौतिक युग के अंदर हम इंसानों का प्रयोग कर रहे हैं और वस्तुओं से प्यार कर रहे हैं, है ना। ईश्वर द्वारा बनाई गई चीजों का तो क्या कर रहे हैं अपन? प्रयोग कर रहे हैं। हर मनुष्य द्वारा बनाई गई चीजों से अपन क्या कर रहे हैं? प्रेम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? एक लड़के को या एक लड़की को पति से ज्यादा प्यारा क्या है? सोना है, गोल्ड है कि नहीं है? पैसा है कि नहीं? और जितनी भी मटेरियलिस्टिक थिंग्स है, जैसे गाड़ी है, तो हमें कभी कभार तो ऐसा लगता है कि फैमिली मेंबर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर अपने ये गाड़ी है। फैमिली मेंबर के किसी को लग जाती है, खरोच आ जाती है तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन गाड़ी के स्क्रैच आ गया तो 3 दिन तक आंसू नहीं रुकते, है ना। और जो स्क्रैच जिसने बना दिए उसके 5-6 जगह स्क्रैच बनवा देते हैं। बनाते हैं कि नहीं बनाते?
तो ऐसा जमाना आ चुका है, ठीक है। आज के इस जमाने के अंदर अपन बात करें तो देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई अगर हमारे समाज के अंदर नैतिकता होगी तो शांति होगी, शांति होगी, उन्नति होगी, विकास होगा। और विकास होगा तो क्या आएगी? खुशी आएगी, खुशहाली आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? इसलिए समाज के अंदर क्या होनी चाहिए? नैतिकता होनी चाहिए। अगर नैतिकता नहीं होगी तो समाज के अंदर खून खराबा होगा, रक्त रंजित संघर्ष होगा। समाज जो है वो इस प्रकार की स्थिति आ जाएगी, ऐसा लगेगा जैसे कोई राक्षसी समाज रह रहा हो, अशांति हो जाएगी, अफगानिस्तान हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात भाई, हमें नैतिक इसलिए होना चाहिए कि भाई इससे समाज का भला होगा। हमें नैतिक इसलिए नहीं होना चाहिए कि इससे समाज का भला होगा, अभी तो हमें नैतिक इसलिए होना चाहिए कि इससे अपना भला होगा। इफ वी डू नॉट डू गुड फॉर अदर्स, अदर्स विल नॉट डू गुड फॉर अस। यदि हम अन्य लोगों के लिए अच्छा नहीं करेंगे तो दूसरे लोग अपने लिए अच्छा करेंगे क्या? गिव एंड टेक, देवो और लेवो। यदि आप किसी का भला करोगे तो आपका भी लोग भला करेंगे। आप भले तो जग भला। तो इसलिए हमें जो है नैतिक होना चाहिए, क्योंकि इसमें दीर्घकालीन फायदा अपना है ना। अगर हम एथिकल नहीं रहेंगे, अनएथिकल हो जाएंगे, तो इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। इसलिए ये ध्यान रखना है, हमें क्या होना चाहिए? एथिकल। ठीक है ना। तो भाई अब हेडिंग लगाओ, नीति शास्त्र की आवश्यकता। नीति शास्त्र की आवश्यकता। नीति शास्त्र की आवश्यकता, या फिर इसी के अंदर एक और हेडिंग, छोटा सा हेडिंग, इसी के अंदर ओब्लिक लगाओ, या फिर लिखो हमें नैतिक क्यों होना चाहिए। हमें नैतिक क्यों होना चाहिए। देखो भाई, हमें नीति शास्त्र की आवश्यकता क्यों है? एक तो समाज के लोगों को नियंत्रित करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? नीति शास्त्र की आवश्यकता होती है। अगर समाज के अंदर कुछ रूल नहीं होंगे, जैसे अभी हमारे मोरल वैल्यूज है, हिंसा हो गई, हत्या हो गई, डकैती हो गई, चोरी हो गई, इन सब को हम गलत मानते हैं, ऐसा करने वाले को अपन अपराधी मानते हैं, उनको ए दृष्टि से देखते हैं, उनको समाज स्वीकार नहीं करता। इसलिए समाज के डर से कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का घिनौना कार्य या हीनियस क्राइम करने से बचता है। बचता है कि नहीं बचता है? हम भी तो समाज और लोगों के डर से डरते हैं कि नहीं डरते? डरते। तो इसलिए अगर समाज का डर नहीं होगा, समाज के अंदर सिस्टम नहीं होंगे, रूल्स नहीं होंगे, रेगुलेशंस नहीं होंगे, अव्यवस्था हो जाएगी। रूल्स एंड रेगुलेशंस हर समाज के अंदर, हर सभ्यता के अंदर होने चाहिए। आज भी है। पहले जो काम समाज करता था वो आज काम संविधान कर रहा है। पहले समाज का तरीका काम करने का अलग था, अब संविधान का तरीका अलग है। अभी संविधान के अंदर रूल्स है, रेगुलेशंस है, नियम है, उपनियम है, और उन्हीं के अकॉर्डिंग अपन काम करते हैं कि नहीं करते? अगर संविधान अगर नहीं होता और जंगल राज होता, फिर संविधान नहीं होता तो कौन सा राज होता? जंगल राज होता। यदि हमारे ऊपर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता, यदि पुलिस नहीं होती, यदि आर्मी नहीं होती, यदि अपने अनैतिक कार्यों के ऊपर कोई निगरानी या नियंत्रण नहीं रखता, तो मुझे बताओ क्या हम अच्छे लोग होते? हम अच्छे इसलिए हैं क्योंकि हमें सरकार बुरा नहीं बनने दे रही। फिर जो बुरे बनते हैं सरकार उनका अच्छा वाला इलाज करती है। तो हम इसलिए अच्छे हैं क्योंकि हमें सरकार बुरा नहीं बनने दे रही। और यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं अत्यधिक ईमानदार हूं, मैं बहुत ईमानदार हूं, इसका मतलब यह है कि उसे बेईमानी करने का मौका ही नहीं मिला। रियल बात है कि नहीं है? एक मास्टर कह दे आई एम एन हॉनेस्ट पर्सन, मैं बहुत ईमानदार हूं, ऑप्शन है क्या हमारे साहब के पास और कोई? तो फिर है ना, इसलिए है ना। तो इसलिए ये ध्यान रखना है। तो क्या बात कर रहे थे अपन? हाँ, तो इसीलिए हमें जो है ना नैतिक इसलिए होना चाहिए, इससे अपने देश का, इससे अपना समाज का क्या होगा? भला होगा। अन्यथा जंगल राज होगा, चारों तरफ हाहाकार मचेगा। ऐसी स्थिति आएगी जैसी अभी तालिबान के अंदर है, अफगानिस्तान के अंदर है। कभी नाम सुना अफगानिस्तान का? कभी देखना, अफगानिस्तान के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो पहला नंबर डालो और लिखो, लिखो समाज के लोगों में नियंत्रण स्थापित करने के लिए, समाज के लोगों में
नियंत्रण स्थापित करने के लिए, समाज के लोगों में नियंत्रण स्थापित करने के लिए, समाज के लोगों में नियंत्रण स्थापित करने के लिए। लिख लिया? फिर 2 नंबर डालो और 2 नंबर डाल करके लिखो, सही व गलत के बीच, सही व गलत के बीच, सही व गलत के बीच भेद स्थापित करने के लिए, सही व गलत के बीच भेद, सही व गलत के बीच भेद स्थापित करने के लिए, सही व गलत के बीच भेद स्थापित करने के लिए। क्योंकि भाई ये नैतिकता है, ये नीति शास्त्र है जो कहेगा कि ये काम सही है, ये काम गलत है, ये आदमी ऐसा करने वाले सही है, ऐसा करने वाले गलत है। मुझे बताओ कौन गलत बनना चाहता है, कौन गलत दिखना चाहता है ना? फिर तीसरा लिखो, समाज में शांति एवं न्याय व्यवस्था स्थापित करने के लिए, समाज में शांति एवं, समाज में शांति एवं न्याय व्यवस्था, समाज में शांति एवं न्याय व्यवस्था स्थापित करने के लिए, समाज में शांति एवं न्याय व्यवस्था स्थापित करने के लिए। ओके ओके ओके। फिर अगला पॉइंट, अगला पॉइंट लिखो, शासन को, शासन को, शासन को कुशासन बनने से, शासन को कुशासन बनने से, शासन को कुशासन बनने से रोकने के लिए, शासन को कुशासन बनने से रोकने के लिए। और फिर 5वां और अंतिम पॉइंट लिखो, समाज में नैतिक मानदंड, समाज में नैतिक मानदंड, समाज में नैतिक मानदंड स्थापित करने के लिए, समाज में नैतिक मानदंड स्थापित करने के लिए, समाज में नैतिक मानदंड स्थापित करने के लिए। ठीक है भाई, अब तक जो हमने पढ़ा है ना, नीति शास्त्र के बारे में थोड़ी बहुत चीजें देखी, उनमें किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया हो, किसी का किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो पूछो। चीजें रोज की रोज याद करना, साथ का साथ ही याद करना, बहुत इजी सब्जेक्ट है। मुझे बताओ इसमें क्या हार्ड लगा, ऐसा कोई टर्म, ऐसी कोई वर्ड है जो आपको समझ में नहीं आई हो? बोलो। चलो भाई, अब मैं एक बार क्विक रिवीजन करवा दूं, 1 या 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट लगेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रिवीजन, ठीक है ना? आई नो यू डोंट लव रिवीजन बट आरपीएससी लव्स इट, है ना? तो हमें वही करना है जो आरपीएससी को पसंद है, वो नहीं करना है जो आपको पसंद है। क्या करोगे? आरपीएससी को पसंद है ना? चलो भाई, तो सबसे पहले अपन बात करें तो अपन पढ़ रहे हैं आपके एथिक्स। एथिक्स को क्या बोलते हैं? नीति शास्त्र। एथिक्स आपके किसका अंग है? दर्शन शास्त्र का। किसका अंग है? दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र के टोटल कितने भाग है? 3। एक तो अपन बात करेंगे ज्ञान मीमांसा, जिसको प्रमाण मीमांसा भी बोलते हैं। हर ज्ञान के ऊपर जो है, ज्ञान से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनके बारे में चिंतन होता है, उनके बारे में तर्कपूर्ण विवेचन होता है, ज्ञान क्या है, ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए। और दूसरा है आपके तत्व मीमांसा, जिसको मेटाफिजिक्स बोलते हैं, भौतिकता से परे, मतलब आत्मा, परमात्मा, जगत, इनके बारे में, ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, ये संसार क्या है, हम कौन है, हमारा जन्म क्यों हुआ, हमारे जन्म का उद्देश्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। और फिर तीसरा जो है आपके क्या है? कौन सा है? नीति मीमांसा। मीमांसा का मतलब क्या होता है? गहराई पूर्वक विश्लेषण करना, है ना? डेप्थ, है ना? डेप्थली अपन किसी चीज को पढ़ते हैं तो वो अपन मीमांसा मानते हैं संस्कृत के अंदर ऐसे शब्दों को। तो इस नीति मीमांसा को और क्या कहते हैं अपन? नीति मीमांसा को क्या बोलते हैं? हैं? ओहो, अच्छा मुझे बताओ इस आपके इस एथिक्स के अंदर जो किसका अध्ययन किया जाता है? मानव के व्यवहार का, उसके चरित्र का क्या किया जाता है? मूल्यांकन किया जाता है ना? कैसा आदमी है, कैसा उसके लक्षण है, गुण कैसे है, ये इसमें देखा जाता है। ठीक है ना? तो ये ह्यूमन कैरेक्टर को जो है ना, वो आपके क्या करता है? डिफाइन करता है कि कैसा एक आइडियल कैरेक्टर होना चाहिए, हर आदमी का कंडक्ट गुड होना चाहिए कि बैड होना चाहिए, ये सारी बातें अपने को बताता है।
फिर मुझे बताओ, ये आपका एथिक्स वर्ड जो है ना, ग्रीक भाषा के किस शब्द से बना है? इथोस। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रीति रिवाज। और एक एथिक्स का ही समानार्थी शब्द है मोरलिटी। मोरलिटी किस भाषा के शब्द से बना है? लेटिन। किस शब्द से बना है? मोरेस, जिसका भी अर्थ क्या होता है? हाँ भाई, रीति रिवाज। लेकिन क्या एथिक्स और मोरलिटी दोनों सेम सेम है? नहीं है। उनमें अंतर है कि नहीं है? है। अब अपन बात करें नैतिकता क्या है। नैतिकता और मोरलिटी है ना, तो नैतिकता या नीति शास्त्र जो है ना, ये आपके सही गलत निर्धारण के सामाजिक मानक है ना, और वो सही गलत निर्धारण के व्यक्तिगत मानक है। फिर अपन बात करें तो इधर अपन बात करें नैतिकता। नैतिकता के अंदर बाह्य दबाव होता है कि आंतरिक दबाव होता है? बाह्य दबाव। और उधर कौन सा दबाव होता है? आंतरिक दबाव होता है। नैतिकता का संबंध है से है या चाहिए से है? चाहिए से है। और उस मोरलिटी का संबंध किससे है से है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इसके अंदर डिफरेंस है कि नहीं है। फिर इसके बाद अपन ने देखा कि भाई ये जो नीति शास्त्र जो है, इसकी परिभाषा क्या है? व्हाट इज एथिक्स? नीति शास्त्र क्या है? तो नीति शास्त्र वह आदर्श मूलक विज्ञान है जिसमें किसी भी मनुष्य के ऐच्छिक कर्मों का मूल्यांकन किया जाता है ना। तो ये याद रखना है, ऐच्छिक कर्म मतलब कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक तो ऐच्छिक और दूसरे अनैच्छिक। ऐच्छिक जो अपन डेलिबरेटली करें, अपन को पता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है, सही गलत का पता हो, विकल्प अवेलेबल है, फिर भी अपन वो कर्म कर रहे हैं, वो तो क्या है? ऐच्छिक है ना। जैसे कि भाई आपको पढ़ना चाहिए, चाहो तो आप नहीं भी पढ़ सकते हो। जैसे आपको सत्य बोलना चाहिए, चाहे तो आप झूठ भी बोल सकते हो। ये किस प्रकार के कर्म है? आपके ऐच्छिक है ना। लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनके ऊपर मनुष्य का नियंत्रण नहीं होता, वो कर्म अपने आप होते हैं, उनका नियंत्रण जो है प्रकृति के पास होता है। प्रकृति अपने आप वो चीजें कंडक्ट करवाती है। जैसे सांस लेना आपके खुद के कंट्रोल में है, बस में है? नहीं है। छींकना है क्या? हृदय गति आपके बस में है, कंट्रोल में है? नहीं है। ठीक है ना। फिर इसके बाद अपन ने क्या देखा? फिर इसके बाद अपन ने देखा आपके नीति शास्त्र की आवश्यकता या हमें नैतिक क्यों होना चाहिए। तो हमें इसलिए नैतिक नहीं होना चाहिए कि इससे समाज का भला होगा, बल्कि हमें इसलिए नैतिक होना चाहिए इससे दीर्घकालीन अपना ही फायदा है। ठीक है ना, क्योंकि किसी भी समाज के अंदर अगर नैतिकता का स्तर न्यून है, कोई समाज अगर नैतिक नहीं है ना, तो वो समाज ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा, नहीं चलेगा, उसका पतन निश्चित है। महाभारत काल के अंदर नैतिक पतन हुआ था कि नहीं हुआ था कौरवों का? क्या उनका पतन हुआ कि नहीं हुआ? अंत हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए यदि आप चाहते हो कि हमारा समाज, हमारी संस्कृति वर्षों वर्षों तक चली रहे, इसके लिए अपने को क्या होना चाहिए? नैतिक होना चाहिए। अपने को क्या होना चाहिए? एथिकल होना चाहिए। ठीक है ना। और फिर अपन बात करें समाज को कंट्रोल करने के लिए भी किसकी आवश्यकता है? रीति रिवाजों की, नियमों की, एथिक्स की आवश्यकता है। और अपन बात करें तो भाई आपके शासन को कुशासन बनने से कौन रोकता है? कौन रोकता है? एथिक्स रोकता है। ठीक है ना। अब अपन बात करेंगे आगे कल। आज के लिए इतना ही इंट्रोडक्शन हुआ, सिलेबस याद करके आओगे।